Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video we are going to discuss resistivity and its dependence upon temperatures. What is resistivity or specific resistance? Specific resistance is the second name of resistance. इसकी definition है the resistance of meter cube of material is called resistivity और specific resistance. मीटर क्यूब मटेरियल कोई भी है आपके पास, उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो आपके पास रेजिस्टिविटी कहलाएगी। मसलन मीटर क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, वो देखें आपके पास अगर ये एक कोई भी मीटर क्यूब है, क्यूब को आप समझते हैं, ये आपके पास एक क्यूब है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो जिसमें आप देखें ये आपके पास एक क्यूब है, इसकी एक साइड ये है जो कि 1 मीटर होगी अगर, और इस साइड भी आपके पास 1 मीटर है, और दूसरी साइड जो है ऊपर वाली साइड ये भी आपके पास 1 मीटर है। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स हैं, ये एक मीटर क्यूब है जिसका आपने मीटर क्यूब में आपने इसका यूनिट भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पढ़ा था M3। ठीक है, तो ये अगर आपके पास एक मीटर क्यूब इतना मटेरियल है आपके पास, उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस होगी, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की कुलियंस होगी या जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे या अटैच होंगे, इस मटेरियल के अंदर जितनी भी इसकी रेजिस्टेंस होगी स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टेंस जो है, ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये क्या है? रेजिस्टेंस के बारे में आपने देखा था कि ये आप अगर कोई भी मटेरियल है उसमें अगर करंट पास कर रहे हैं तो इसको अपोज करती है, करंट को अपोज करती है, उसको रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करते हैं? तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस ये के डिपेंडेंट्स क्या हैं, ये किस पे डिपेंड करती हैं। दूसरी बात ये देखते हैं कि अगर हम कोई भी आपके पास रॉड है, आपके पास कोई भी कंडक्टर है, जिस तरह आप ये कंडक्टर देख रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मसलन अगर आप इस कंडक्टर की लेंथ जितनी भी होगी, अगर लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने वायर यूज़ करते हो, जो जितनी भी वायर लॉन्ग होंगी, लंबी होंगी, लेंथ उनकी ज़्यादा होगी, तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें कुलियन भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन को पाथ ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। दूसरा किस पे होता है डिपेंडेंस का? दूसरी बात ये है कि रेजिस्टेंस जो है ये एरिया पे भी डिपेंड करती है। अगर एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया अगर स्मॉल होगा उस वायर का, उस कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो, रेजिस्टेंस इसके इन्वर्स रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस लार्ज हो जाएगी। मसलन आप देखें कि आपके पास अगर ये एक आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, एक वायर आपके पास ये है, ठीक है, इसकी एक लेंथ है L। अब इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहे, तो इनकी कुलियन होगी और इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा इस एरिया से A से B तक मूव करते हुए। ठीक है, अगर A और B के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो लेंथ बढ़ गई। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसका एरिया बढ़ा देते हैं, जिस तरह आप एक रोड की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सड़क है, ठीक है, एक रोड है, इस पर जो गाड़ियाँ जो मूव कर रही हैं, चल रही हैं, तो अगर ये सड़क बड़ी होगी तो गाड़ियाँ जो हैं ये इजीली पास करेंगी सारी, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई भी कुलियन या कोई भी टकराव आपस में नहीं होगा, तो रोड बड़ा होगा। अगर इसका एरिया बड़ा होगा सड़क का तो गाड़ियाँ इजीली गुजरेंगी। इसी तरह तार के अंदर होता है कि अगर आपके पास जो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर भी अगर आप उसका एरिया बढ़ा दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कुलियन है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस उसकी कम हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये वाली, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तीसरी बात यह है कि जो रेजिस्टेंस है, अगर हम इनको लिखते हैं आपस में, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के डिवाइडेड बाय एरिया के। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ज़रा आप इसका ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है इसको ख़त्म करते हैं, तो इसकी जगह पे आप ये लगाते हैं रो। ठीक है, ये रो है, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, रो डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय ए। एल उस कंडक्टर की लेंथ है, ए उसका एरिया है, रो आपके पास क्या है? रो है आपके पास रेजिस्टिविटी, और ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको कहते हैं कि अगर आप आयरन यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, ये कांस्टेंट कहलाता है। तो इसकी यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, यहाँ से आप निकाल सकते हो। रो का आप यहाँ से निकालेंगे यूनिट, एरिया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? ओहम मीटर। तो ये आप कह सकते हो कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? ओहम मीटर,
जिसका सिंबल भी आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये इसका सिंबल है ओहम और एम इसका मीटर है, ओहम मीटर। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है इसकी आपस में डिफरेंशिएशन इनको करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये रेजिस्टेंस है द मेजर ऑफ अपोजिशन टू फ्लो चार्ज। रेजिस्टेंस चार्ज को अपोज करती हैं, उसको मेजर भी करते हैं। दूसरी बात रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी या 1 मीटर ऑफ क्यूब ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्यूब ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने? द मेजर्स ऑफ अपोजिशन टू फ्लो चार्ज। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका यूनिट आपने पढ़ा था ओहम, और रेजिस्टिविटी का यूनिट आपने पढ़ा ओहम मीटर। इसी तरह थर्ड पॉइंट है आपके पास, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर, टेम्परेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ वायर। ये जो रेजिस्टेंस आपने अभी पढ़ा, लेंथ के बारे में देखा, एरिया के बारे में देखा, ये तो डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे और उसके और मटेरियल की नेचर पे। कॉपर है, कंडक्टर आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये अगर किसी भी कंडक्टर की नेचर है तो रेजिस्टेंस उसी हिसाब से कम ज़्यादा होती है। जिस तरह आपके पास कॉपर की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और कम है, और आयरन की रेजिस्टेंस भी है इसकी एज़ कम्पेयर टू कॉपर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है नेचर पे, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ज्योमेट्री ऑफ वायर पे डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो ये डिपेंड सिर्फ करती है नेचर एंड टेम्परेचर पे, ठीक है, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। स्टूडेंट, ये बिल्कुल उसका इन्वर्स प्रोसेस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। जिस तरह आपके पास है कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जो अभी आपने पढ़ा, कंडक्टेंस को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जी से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल किसके है? 1/r के। 1/r का मतलब क्या है? जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जी इज इक्वल टू 1/r। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? मोहो, MHO, मोहो। जिस तरह ये कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उलट है, ठीक है, रेजिस्टेंस का आपने यूनिट पढ़ा था ओहम, OHM, ओहम, लेकिन कंडक्टेंस उसका उलट है तो इसका मोह होगा, MHO, ओहम का उलट, जिसको हम सेकंड नेम भी देते हैं साइमन। इसी तरह अगर कंडक्टिविटी की बात करी जाए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो आपने अभी रेजिस्टिविटी पढ़ा उसका आपने यूनिट भी देखा था। तो इसका जो फार्मूला है आपके पास, सिग्मा इज इक्वल टू 1/, ये आपके पास है रो, 1/रो। इसका यूनिट क्या होगा? मोहोमीटर। वहाँ पे रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओहम मीटर, यहाँ पे कंडक्टिविटी का यूनिट होगा मोहोमीटर, ये उलट हो जाएगा। ओके, अब हम जरा देखते एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इंक्रीज एंड they vibrate with greater amplitude, so electron find it more difficult to pass through them. स्टूडेंट, आपने ये तो देखा कि रेजिस्टेंस क्या है। अब हम ज़रा देखते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है ना, ये डिपेंड कैसे करती है टेम्परेचर पे। ये तो एक आपने शुरू में भी देखा था कि जैसे ही आपके पास प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि आपके पास अगर कोई भी कंडक्टर मौजूद है, ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर एटम मौजूद होते हैं, ठीक है, एटम होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आते हैं इनके साथ जो कोलाइड करते हैं, इनके साथ टकराते हैं, तो जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा एटम के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे जो है बॉडी हीट, क्या कहते हैं, आपके पास वायर हीट भी हो जाती है। ये जो तारें गर्म होती है क्यों होती हैं? वो ये होता है कि वहाँ पे एटम होते हैं और उनके साथ जो इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं, तो अब वायर जो हीट अप हो जाती है या वायर जल भी सकती है। तो ये स्टूडेंट आपके पास रेजिस्टिविटी कहलाती है कि अगर आप कोई भी एटम एक साथ टकराता है, टकराएगा तो इनकी इलेक्ट्रॉन की या एटम्स की जो है ना एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा, इनकी जो है इनका पाथ, ये एटम जो है वहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं इस तरह, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो एटम ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से ये पाथ इनका जो है ना मुश्किल हो जाएगा और इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब ज़रा हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले कि आपके पास जो है रेजिस्टिविटी और इसका डिपेंडेंस क्या है टेम्परेचर पे, उसके लिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास हमने एक रेजिस्टेंस लेनी है, एक मटेरियल लेना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका ग्राफ आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक
कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल शुरू में आपने कोई भी इसमें रेजिस्टेंस, कोई भी टेम्परेचर नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि अगर एक बॉडी हमारे पास 0 टेम्परेचर पे है, कम उसमें जो हमने हीट किया होगा, दूसरी बॉडी को हम ज़्यादा हीट करते हैं, जो कम हीट किया उसकी आपको रेजिस्टेंस को शो करेंगे R0 से, और टेम्परेचर को शो करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, जिस तरह आप इसमें देख रहे हैं ये आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है एट 1 टेम्परेचर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एट 2 टेम्परेचर, इसकी रेजिस्टेंस क्या कहलाती है R2। यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस होगी एट R3 टेम्परेचर पे। ओके, इसी तरह से ऑन, और आखिर में जो हम देख सकते हैं कि एट T मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा वो ये आपके पास होगा RT, ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगी बॉडी की वो होगी। ठीक है, एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम कहते हैं कि अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ली जाए और मिनिमम रेजिस्टेंस ली जाए, सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस RT माइनस मिनिमम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R0, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको हम देखते हैं आगे जाके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिसमें आप देख लें हमने क्या किया, एक पॉइंट आपने ये नोट करें कि RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R0 के। दूसरी बात, RT क्या मतलब है, क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट हाई टेम्परेचर, माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, ये T के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, इनको कंपेयर कर लें तो आपके पास आता है R0T। प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है, इसको आप ख़त्म करें तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं अल्फ़ा। ठीक है, ये अपने यहाँ पे इक्वल लगा दें, ये आपके पास यहाँ पे इक्वल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन आपने ख़त्म कर दिया, ये आपके पास इक्वल है। RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा R0T। ये जो आपके पास अल्फ़ा है स्टूडेंट, ये आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट। तो इसको आप निकाल लें, ये आप निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जिस तरह ये आपके पास क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे ले लिया, बाकी R0 और T को वहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये वाला रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो अभी हमने निकाला है कि आपके पास ये वाला जो डेफिनेशन इसकी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, RT माइनस R0। RT माइनस R0 को क्या कहते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस को कहते हैं RT माइनस R0। पर केल्विन का मतलब है डिवाइडेड बाई R0T पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका यूनिट क्या होगा, माइनस केल्विन होगा, 1/K। 1/K कैसे होगा स्टूडेंट, अगर आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस A इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या होगा, कैसे बनाएंगे, ये R से कैंसिल हो जाएंगे जितने भी R पड़े, क्योंकि यूनिट में आपको पता है R का यूनिट होम है, होम से कैंसिल हो जाएंगे सभी, और नीचे क्या बच जाएगा, T बच जाएगा। T का यूनिट केल्विन होता है, 1/T आ जाएगा, 1/T का मतलब 1/K आ जाएगा, 1/K को K इनवर्स लिख सकते हैं आप जी। अब हम ज़रा देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट पीछे जो आपने पढ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में, उधर आपने पढ़ा था द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका फार्मूला है आपके पास अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट टी। जो पीछे हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था वहाँ पे आर टी माइनस आर नॉट पढ़ा था, यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो आर टी माइनस आर नॉट, जिसमें आर टी आपके रो टी आपके पास क्या है, रेजिस्टिव एट मैक्सिमम टेम्परेचर, रो नॉट आपके पास जो है रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर। ओके, इसका जो यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, यूनिट इनका सेम होगा, जिसमें आपके पास है 1/K, रो नॉट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से कैंसिल हो जाएगी, टेम्परेचर आपके पास बन जाएगा 1/K इनवर्स, जो आपके पास 1/K बचेगा तो 1/K इनवर्स होगा। अब हम ज़रा देखते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कब होता है। दो किस्म का है आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, अल्फा पॉजिटिव कब होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। इफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देन
अल्फा इज पॉजिटिव। अगर आपके पास जो कोई कंडक्टर है, जिस तरह आपने पढ़ा था कॉपर में, आयरन में, प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था कि अगर कॉपर या आयरन की रेजिस्टिव टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। करंट कम हो जाता है ना, जैसे ही अगर आप किसी कंडक्टर में से उसका टेम्परेचर हाई करते हैं तो करंट कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप हीट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं अल्फा इज पॉजिटिव, मसलन आपके पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी। इफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देन अल्फा इज नेगेटिव। सिलिकॉन में आपने देखा या सेमीकंडक्टर में आपने पीछे पढ़ा था कि अगर सेमीकंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, मसलन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रोड्यूस होते हैं और होल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है और करंट बढ़ जाता है। तो सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये आपके पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।